Hello, it's a very lovely good evening once again from here in Delhi, and hope as always that each one of you are absolutely fine. And that's exactly what we pray to the Almighty to keep you always fine, happy, and fine spirits, and of course for your well-beingness. So now in this particular session, we are going to start our topic, which is quite easy and pretty easy to comprehend. That is bonus issue. बट सभी को मालूम है कि बोनस इशू क्या है, करेक्ट। ये अभी रफ शीट है आपके सामने, तो इसका मतलब अभी आपने लिखना नहीं है। पहले मैं इसका जरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। बहुत ही इजी और आसान सा चैप्टर है बोनस इशू। बोनस आपको मालूम है बोनस का क्या मतलब है। बोनस का सिंपल वर्ड्स में मतलब है समथिंग एक्स्ट्रा। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में कई बार सेल वगैरह लगी रहती है, बाय वन गेट वन फ्री। अगर हम एक शर्ट का पैसा देते हैं, एक शर्ट खरीदते हैं, तो एक शर्ट हमें जो एक्स्ट्रा मिल गई, इसका मतलब डेट इज नथिंग बट डेट इज अ सॉर्ट ऑफ बोनस टू अस, करेक्ट। तो बोनस इशू का क्या मतलब है सिंपल वर्ड्स में। कई बार बहुत सी कंपनीज क्या करती हैं, खास तौर से ऐसी कंपनीज जिनके एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं, करेक्ट। कोई कंपनी है, मान लेते हैं उनके एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स में बहुत ज्यादा बैलेंस आ गया, उनके पास जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इंश्योरेंस फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। लेट अस से उनके पास बहुत सारे रिजर्व्स एक्सेसिव मात्रा में जमा हो गए। तो ये भी कोई बहुत अच्छा साइन नहीं माना जाता, क्योंकि ये कैपिटल मार्केट में बड़े गलत सिग्नल्स देता है। जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनके दिमाग में ये बात आ सकती है कि अगर इस कंपनी के पास इतनी ज्यादा रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, इतने ज्यादा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, इसका मतलब है कि ये कंपनी प्रॉफिट्स तो बहुत कमा रही है, लेकिन उन प्रॉफिट्स का सही जगह पर इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, उनको सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर रही है, या फिर रिटर्न के रूप में शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड वगैरह मिलना चाहिए उतना डिविडेंड नहीं दे रही है। तो इस तरह के सवालात जो है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के दिमाग में या इन्वेस्टर्स के दिमाग में आ सकते हैं। तो किसी कंपनी की बैलेंस शीट में जरूरत से ज्यादा रिजर्व्स की मौजूदगी उस कंपनी के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। तो कई बार जब कंपनी के रिजर्व्स जरूरत से ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं कंपनी की बैलेंस शीट में, तो कंपनी का मैनेजमेंट सोचता है कि हम क्यों ना बोनस इश्यू कर दें। अब बोनस इश्यू का क्या मतलब है। बोनस इश्यू का सिंपल से सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि किसी कंपनी के द्वारा अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स देना, करेक्ट। ये कंपनी है, इसके शेयर होल्डर्स हैं, इन तमाम शेयर होल्डर्स को इस कंपनी ने फ्री में कुछ शेयर्स दे दिए, ये बोनस शेयर्स है। तो बोनस शेयर्स का सिंपल वर्ड्स में मतलब क्या हो गया, इश्यू ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी विदाउट मेकिंग द शेयर होल्डर टू पे फॉर द सेम। यानी कि इन शेयर्स के लिए शेयर होल्डर्स को पे नहीं करना पड़ेगा। अब जरा आप इमेजिन करें कि एक कंपनी ने, मान लेते हैं 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मान लेते हैं कोई कंपनी है, अगर मैं आपसे कहूं कि उस कंपनी ने 10,000 शेयर ₹100 वाले मार्केट में इश्यू करे, तो बताओ इसकी क्या एंट्री होगी। याद रखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कोई कंपनी है मान लेते हैं, और उस कंपनी ने 10,000 शेयर मार्केट में ₹100 वाले इश्यू करे, तो मैंने पूछा आपसे एंट्री क्या होगी। अगर कोई कंपनी जब मार्केट में शेयर इश्यू करेगी तो एंट्री तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ही होगी। ये एंट्री आपने 1000 बार लिखी है। भाई 10,000 शेयर्स हम इश्यू कर रहे हैं, करेक्ट, और मान लेते हैं सारे शेयर खरीदे गए, तो कंपनी के पास 10 लाख रुपए आ जाएंगे, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो तुमने बहुत बारी एंट्री करी है। अगर मैं ये शेयर होल्डर्स को बेचता या मैं मार्केट में ऑफर करता, तब तो मेरी ये एंट्री होती, क्योंकि उस केस में मेरे पास यानी कि कंपनी के पास पैसा आता। लेकिन अगर ये शेयर मैं फ्री में अपने शेयर होल्डर्स को दे दूं, फ्री में दे दूं, तो उस केस में क्या एंट्री होगी। जाहिर है कि हम कंपनी है, हम 10,000 शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। देखो जब भी कंपनी शेयर देगी या इश्यू करेगी तो कंपनी की शेयर कैपिटल तो बढ़ेगी, इसलिए शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। कंपनी ने 10,000 शेयर ₹100 वाले मार्केट में इश्यू नहीं करे, अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में बांट दी, तो इस केस में टू शेयर कैपिटल तो मैं लिखूंगा, लेकिन अब मैं डेबिट में क्या बैंक लिख सकता हूं, नहीं, क्योंकि अब की बार मेरे पास कैश तो आ ही नहीं रहा। तो अब की बार मेरी एंट्री क्या होगी, अब की बार मेरी एंट्री होगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। यानी कि इन शेयर्स के लिए शेयर होल्डर्स को पे नहीं करना पड़ रहा, और शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे कंपनी अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल कर रही है।
यानी कि हमने अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल कर करके ये रिजर्व्स, ये शेयर्स जो हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में दे दिए। इसको हम बोलते हैं बोनस इश्यू। तो तुमने देखा जब कंपनी ने बोनस इश्यू करा तो कंपनी की एंट्री क्या हो गई? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब जब कोई भी कंपनी बोनस इश्यू करती है तो दो चीजें होती हैं। एक तो कंपनी की शेयर कैपिटल निश्चित रूप से बढ़ेगी क्योंकि शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रही है जैसे कि तुमने एंट्री में देखा, और दूसरा कंपनी के रिजर्व्स डेबिट हो रहे हैं। और बोनस इश्यू जब भी कोई कंपनी करती है तो कंपनी के पास कैश नहीं आता, कंपनी अपने खुद के रिसोर्सेज यूटिलाइज करती है, तो कंपनी के रिजर्व्स जो हैं कम हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? एक तो ये बात समझ में आनी चाहिए, जब बोनस इश्यू होता है तो क्या क्या चीजें होती हैं। नंबर वन, एक तो शेयर कैपिटल कंपनी की बढ़ेगी और दूसरा कंपनी के रिजर्व्स कम होंगे। ये सिंपल सी बेसिक सी चीजें जो तुम्हें मालूम होनी चाहिए। नंबर वन, एक तो ये चीज। दूसरी चीज, जब कोई कंपनी बोनस इश्यू करती है, जब भी कोई कंपनी बोनस इश्यू करती है, अभी अभी मैंने तुमसे कहा कि हमारी एंट्री क्या होगी? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हमारी ये एंट्री होगी। करेक्ट? जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एंट्री करी थी। इस एंट्री के करने से क्या हुआ कि कंपनी के रिजर्व्स तो कम हो गए और शेयर कैपिटल बढ़ गई। कंपनी के रिजर्व्स तो कम हो गए और शेयर कैपिटल बढ़ गई। दूसरे अल्फाजों में हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि कंपनी के जो रिजर्व्स थे अब वो कैपिटल में तब्दील हो गए। भाई ये भी तो कहा जा सकता है कंपनी के रिजर्व्स जो हैं अब वो शेयर कैपिटल का हिस्सा बन गए। इसको ये भी कहा जा सकता है बिकॉज जब कोई कंपनी बोनस इश्यू करती है, कंपनी ये एंट्री करती है और इस एंट्री के करने का इनडायरेक्टली मतलब है कि हम रिजर्व्स को ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल में। तो बिकॉज हम ऐसा कर रहे हैं इसीलिए बोनस इश्यू को कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी कहा जाता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी हम इसको क्यों कहते हैं? याद रखो अकाउंट्स में जितने भी रिजर्व्स वगैरह बनते हैं वो सब आउट ऑफ प्रॉफिट्स बनते हैं। तो कंपनी के रिजर्व्स या प्रॉफिट वो अब कैपिटल का हिस्सा बन रहे हैं, इसलिए बोनस इश्यू को कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी कहा जाता है। ये भी बात समझ में आनी चाहिए। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मालूम है कि मैं सब अभी लिखाऊंगा। उसके अलावा जब कोई कंपनी बोनस इश्यू करती है तो बोनस इश्यू एक तरीके से शेयर होल्डर्स को फायदा हो रहा है। भाई शेयर होल्डर्स को कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? आपको फ्री में शेयर्स मिल गए, आप शेयर होल्डर्स हैं। अब शेयर होल्डर्स किसी कंपनी में पैसा क्यों लगाते हैं? कि उनको कुछ रिटर्न मिले डिविडेंड के रूप में। अब उनको डिविडेंड इस बार नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, बोनस शेयर्स तो मिल गए, फ्री में शेयर्स मिल गए, पर उनको कुछ फायदा तो हो ही गया ना। इसीलिए बोनस इश्यू को एक तरीके से डिविडेंड इन काइंड भी कहा जाता है। डिविडेंड इन काइंड, डिविडेंड इन काइंड भी कहा जाता है। इज इट क्लियर टू यू? तो बोनस इश्यू को मैंने क्या बताया, क्या क्या कहते हैं बोनस इश्यू को? एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब कोई कंपनी बोनस इश्यू करती है तो कंपनी के रिजर्व्स जो हैं वो कैपिटल का हिस्सा बन जाते हैं या कैपिटल में तब्दील हो जाते हैं। बोनस इश्यू को मैंने कहा डिविडेंड इन काइंड भी कहते हैं। इज इट क्लियर टू यू? अब हम जब आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि बोनस इश्यू जो होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। बोनस इश्यू टू टाइप्स के होंगे। एक तो हम देखेंगे बोनस टू फुल्ली पेड शेयर्स, बोनस टू फुल्ली पेड शेयर्स, बोनस टू फुल्ली पेड अप शेयर्स, और एक तो इस टाइप का बोनस इश्यू होगा। और हम देखेंगे दूसरा बोनस होता है बोनस टू मेक पार्टली पेड अप शेयर्स एज फुल्ली पेड। बोनस टू मेक पार्टली पेड अप शेयर्स, जो पार्टली पेड अप शेयर्स हैं उनको फुल्ली पेड करने के लिए, टू मेक पार्टली पेड अप शेयर्स एज फुल्ली पेड, पार्टली पेड अप शेयर्स एज फुल्ली पेड। तो दो तरीके के बोनस इश्यू होते हैं। एक तो फुल्ली पेड शेयर्स को कंपनी जब बोनस इश्यू करती है, और एक जब कंपनी पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड करने के लिए बोनस इश्यू करती है। इन दोनों का क्या मतलब है? सपोज ये कंपनी है, करेक्ट, और मान लेते हैं इस कंपनी के 50,000 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच। चलो सिंप्लिसिटी के लिए 10 रुपए का एक शेयर है, तो 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है। मान लेते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा कि हम बोनस इश्यू करेंगे इन द रेशियो ऑफ, बोनस इश्यू इन द रेशियो ऑफ 2:5। ये 2:5 का क्या मतलब हो गया? पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए। पहले तो कंपनी के शेयर ये फुल्ली पेड है,
तो ये बोनस इश्यू जो हो रहा है फुल्ली पेड शेयर्स को हो रहा है। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात ये समझ में आनी चाहिए, जब हमने लिखा बोनस हम दे रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 2:5, इसका मतलब है कि जो हमारा कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, अगर उसके पास 5 शेयर हैं तो उसको हम 2 शेयर्स फ्री में दे रहे हैं। पहले तो ये बात क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। अगर हमारे 5 शेयर्स हैं, आप इस कंपनी के मान लेते हैं शेयर होल्डर्स हैं, और आपके पास 5 शेयर्स हैं, तो इसका मतलब आपको 2 शेयर्स जो है वो फ्री में मिल रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू? और आपको जो है 2 शेयर्स फ्री में मिल रहे हैं। अब इस कंपनी के 50,000, या हम यूं कह सकते हैं कि हर 5 शेयर को 2 शेयर फ्री में दे रहे हैं। अब कंपनी के टोटल 50,000 शेयर है। अगर 5 को मैं 2 शेयर दे रहा हूं तो 50,000 शेयर के लिए मुझे बोनस के रूप में कितने शेयर्स देने पड़ेंगे? तो तुम इस तरीके से निकाल सकते हो 50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। 50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। इसका मतलब ये हो गया 10,000 इंटू 2, मुझे 20,000 शेयर्स बोनस के रूप में देने पड़ेंगे। तो जब इस तरह से बोनस इश्यू हुआ, हम बोलेंगे ये बोनस जो हम दे रहे हैं, ये जो बोनस शेयर्स हम दे रहे हैं, फुल्ली पेड शेयर्स को दे रहे हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में जो शेयर है वो फुल्ली पेड अप है। जाहिर है कि अब मैं 20,000 शेयर्स दे रहा हूं, 10 रुपए का एक शेयर है, तो इसका मतलब इतने रिजर्व हमें यूटिलाइज करने पड़ेंगे 2 लाख के, और 2 शेयर कैपिटल मेरी एंट्री होगी शेयर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख 2 लाख। इसका मतलब कंपनी 2 लाख रुपए अपने रिजर्व से निकालेगी और शेयर कैपिटल का हिस्सा उसको बना देगी। शेयर होल्डर्स को शेयर फ्री में मिल गए, उसके लिए उनको पे नहीं करना पड़ा। तो एक तो होता है बोनस टू मेक, एक तो होता है बोनस फुल्ली पेड शेयर को। दूसरी टाइप का जो बोनस होता है उसको बोलते हैं बोनस टू मेक पार्टली पेड ऑफ शेयर्स एज फुल्ली पेड। अब इसका क्या मतलब है बोनस टू मेक पार्टली पेड ऑफ शेयर्स एज फुल्ली पेड? यहां भी देख लो जरा ध्यान से। मान लेते हैं कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड और उसके 50,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपए का शेयर है एट द रेट ऑफ 8 पेड अप एंड कॉल्ड अप, या 8 पेड अप लिख लो। इसका मतलब इस कंपनी ने 50,000 शेयर जो इश्यू करे हुए हैं, अभी तक उसमें सिर्फ 8 रुपए कंपनी ने बुलाए हैं, तो ये पार्टली पेड अप शेयर कैपिटल है। तो आउटर कॉलम में 4 लाख रुपीस लिखा हुआ है बैलेंस शीट के, करेक्ट? 50,000 इंटू 8। अब मान लेते हैं कंपनी ने डिसाइड करा कि इन शेयर्स को हम फुल्ली पेड कर दें। सपोज आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपके पास सिंप्लिसिटी के लिए एक शेयर है और एक शेयर 10 रुपए का है। इसका मतलब लॉजिकली आपने कंपनी को 10 रुपए पे करने हैं, लेकिन अभी तक आपने 8 रुपए पे करे हुए हैं, क्योंकि कंपनी ने आपसे 8 ही बुलाए, तो अभी तक आपने 8 रुपए पे करे। इसका मतलब 2 रुपए अभी आपको और पे करने हैं। तो कभी कभी कंपनी पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड करने के लिए भी बोनस इश्यू करती है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब कंपनी ये कह रही है कि आपको 2 रुपए अब पे करने की जरूरत नहीं है, और हम मान लेंगे कि आपके 10 रुपए हमारे पास आ गए। 8 तो आप पहले ही दे चुके हो, इसका मतलब आपके बचे हुए 2 रुपए भी हमारे पास आ गए। तो जब कंपनी अपने पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप करने के लिए बोनस इश्यू करती है, तो हम उसको बोलते हैं बोनस टू मेक द पार्टली पेड अप शेयर्स एज फुल्ली पेड। यानी कि इस केस में हम बोलेंगे डायरेक्टर डिसाइडेड, मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, मान लेते हैं इसके नीचे लिखा हुआ है कि डायरेक्टर डिसाइडेड टू मेक द शेयर्स फुल्ली पेड बाय नॉट मेकिंग शेयर होल्डर टू पे फॉर द सेम। यानी कि डायरेक्टर ने अपने शेयर कैपिटल को फुल्ली पेड कर दिया और उसके लिए शेयर होल्डर से उन्होंने पैसे भी नहीं बुलाए। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स को फायदा हो गया, ये भी बोनस इश्यू है। अब इस केस में मेरी एंट्री क्या होगी? नॉर्मली तुम एंट्री क्या लिखते थे? शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। जब तुम कोई कॉल को बुलाते हो, 50,000 शेयर है और 2 रुपए अभी बचे हुए, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नॉर्मली तुम्हारी एंट्री ये होती थी, 11 12 पे तुमने 1000 बार ये एंट्री लिखी हुई है। अब ये जो 2 रुपए की कॉल है, ये शेयर होल्डर्स को पे नहीं करनी पड़ रही, तो इसका मतलब कंपनी अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल करेगी। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 1 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस केस में तुम्हारी ये एंट्री हो गई। तुम चाहो तो डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो टू शेयर कॉल अकाउंट, सॉरी मैंने कैपिटल लिख दिया।
तुम डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते थे, कॉल को कैंसिल कर दो तो तुम्हारी एंट्री रिजर्व टू शेयर कैपिटल भी बन सकती है। यानी कि शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहले तो कॉल मनी ड्यू और फिर तुम लिखोगे यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द शेयर्स फुल्ली पेड, यानी कि तुमने शेयर्स को फुल्ली पेड कर दिया और शेयर होल्डर को उसके लिए पे नहीं करना पड़ा। तो तुमने देखा कि बोनस इश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, बस इसमें और कुछ है नहीं। लेकिन बिकॉज ये चैप्टर जो है इस पे कंपनीज एक्ट, खासतौर से सेक्शन 63 जो है इसको गवर्न करता है बोनस इश्यू को, और कोई किसी भी चैप्टर को में जब प्रोविजंस ज्यादा होते हैं और खासतौर से कंपनीज एक्ट के सेक्शन उसमें जो अप्लाई होते हैं, तो थोड़ा सा हमें फिर अकाउंटिंग करते वक्त चीजों का ख्याल करना पड़ता है। अब है तो आसान, इसमें कोई डाउट नहीं, तुमने देखा सिंपल सी चीज है, लेकिन अब तुम्हारी समझ में एक बात आनी चाहिए कि जब हम बोनस इश्यू करते हैं या तो फुल्ली पेड शेयर्स को करते हैं, फुल्ली पेड शेयर्स, और या फिर हम पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड करने के लिए करते हैं। 2 तरीके के बोनस इश्यू होते हैं। मैंने ये कहा कि जब भी कोई कंपनी बोनस इश्यू करती है तो अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन अब तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि जब मैं फुल्ली पेड शेयर होल्डर्स को बोनस इश्यू करूंगा तो मैं अपने कौन कौन से रिजर्व्स को इस्तेमाल कर सकता हूं, और इसी तरीके से तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब मैं पार्टली पेड अप शेयर्स को बोनस इश्यू करूंगा तो मैं कौन कौन से रिजर्व्स इस्तेमाल करूंगा, यह भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? जैसे कि अभी हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद देखेंगे, क्या देखेंगे कि जब कोई कंपनी बोनस इश्यू करती है और बोनस इश्यू अगर फुल्ली पेड शेयर्स को करा जा रहा है, अगर बोनस इश्यू फुल्ली पेड अप शेयर्स को करा जा रहा है, फुल्ली पेड शेयर्स को करा जा रहा है, तो नो डाउट हमें अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। तो लॉ ये कहता है कि अगर बोनस इश्यू फुल्ली पेड शेयर्स को करा जा रहा है तो कंपनी अपने रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स एंड कैपिटल नेचर के रिजर्व्स दोनों का इस्तेमाल कर सकती है। रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स और कैपिटल नेचर के रिजर्व्स, दोनों ही तरह के रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकती है। रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स और कैपिटल नेचर के रिजर्व्स कौन से होते हैं, इसका मतलब पहले तो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए, जो अभी थोड़ी देर में तुम्हें पता चलेगा। उसके अलावा दूसरी चीज, जब बोनस पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड करने के लिए करा जाएगा तो तब जब मैं रिजर्व्स इस्तेमाल करूंगा तो मैं कैपिटल नेचर के रिजर्व्स इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स ही इस्तेमाल कर सकता हूं, रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स ही इस्तेमाल कर सकता हूं। तो ये कुछ एक चीजें जो तुम्हें मालूम होनी चाहिए। अब होता क्या है, क्वेश्चन में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब तुम्हें क्वेश्चन मिले उसमें तुम्हें रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स भी मिले, तुम्हें कैपिटल नेचर CN कैपिटल नेचर के रिजर्व्स भी मिले। उसके अलावा कई तरह के रिजर्व्स होते हैं, जैसे स्टैट्यूटरी रिजर्व्स भी होते हैं। सर ये कौन से रिजर्व्स होते हैं, थोड़ा वेट करो, थोड़ी देर के बाद पता लगेगा। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स भी होते हैं, करेक्ट। उसके अलावा कई बार स्पेसिफिक रिजर्व्स भी होते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व्स को वैसे हम प्रोविजन भी कह सकते हैं। तो कई बार जब इस तरह के आइटम्स मौजूद होते हैं तो हमें कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए हमारी नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि रेवेन्यू नेचर के रिजर्व कौन से होते हैं, कैपिटल नेचर के रिजर्व्स कौन से होते हैं, स्टैट्यूटरी नेचर के रिजर्व और स्पेसिफिक नेचर के रिजर्व्स कौन से होते हैं। तभी हम ठीक तरीके से रिजर्व्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। कहानी सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती है। अब तुम्हें एटलीस्ट एक छोटा सा आइडिया इतना हो जाना चाहिए कि जब भी बोनस इश्यू फुल्ली पेड शेयर्स को होगा तो कंपनी को ये इजाजत है, कंपनी को ये फ्रीडम है, ये लिबर्टी है कि कंपनी रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स या फिर कैपिटल नेचर के रिजर्व किसी का भी इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अगर बोनस इश्यू पार्टली पेड अप शेयर्स को होगा तो तब हम सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कैपिटल नेचर के रिजर्व इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 1, इसका इनडायरेक्टली मतलब यह भी हो गया कि स्टैट्यूटरी रिजर्व्स और स्पेसिफिक रिजर्व्स का इस्तेमाल बोनस इश्यू के लिए नहीं करा जा सकता। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स और स्पेसिफिक रिजर्व्स का इस्तेमाल बोनस इश्यू के लिए नहीं करा जा सकता। अब तुम्हें एटलीस्ट इतना मालूम चल जाना चाहिए, करेक्ट। दूसरी चीज, ये कौन कौन से रिजर्व होते हैं, अभी थोड़ा वेट करो, मैं तुम्हें अपने आप बताऊंगा। दूसरी चीज, अभी मैंने कहा कि फुल्ली
कि फुल्ली पेड शेयर्स को जब हम बोनस इश्यू करेंगे, अब ऑलमोस्ट मैं तीसरी बार बता रहा हूं कि हम रेवेन्यू नेचर के रिजर्व और कैपिटल नेचर के रिजर्व इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक बहुत महीन पॉइंट है, और कई बार इतने महीन पॉइंट होते हैं वो अचानक एग्जामिनेशन में आ जाते हैं और हमें नॉलेज ना हो तो फिर गलतियां हो सकती है। तो यहां महीन पॉइंट क्या है, हम वही कैपिटल नेचर के रिजर्व इस्तेमाल कर सकते हैं जो रियलाइज्ड इन कैश है, जो रियलाइज्ड इन कैश है। सर ये रियलाइज्ड इन कैश क्या है, अभी तुम थोड़ा सा इंतजार करो, पहले मैं जो बता रहा हूं उसको समझो। यानी कि जो कैपिटल नेचर के रिजर्व्स होते हैं वो रियलाइज्ड इन कैश भी हो सकते हैं और नॉट रियलाइज्ड इन कैश भी हो सकते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि अगर कैपिटल नेचर के रिजर्व नॉट रियलाइज्ड इन कैश है, नॉट रियलाइज्ड इन कैश है, तो इसका मतलब मैं उनका इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। अगर कैपिटल नेचर के रिजर्व नॉट रियलाइज्ड इन कैश हैं तो हम उसका इस्तेमाल फुल्ली पेड शेयर्स के लिए नहीं कर सकते। तो पूरी कहानी ये बन गई कि फुल्ली पेड शेयर्स को बोनस इश्यू हम कर सकते हैं रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से भी, कैपिटल नेचर के रिजर्व से भी, बशर्ते कैपिटल नेचर के रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश हो। अगर कैपिटल नेचर के रिजर्व नॉट रियलाइज्ड इन कैश हैं तो उसका इस्तेमाल भी बोनस इश्यू के लिए नहीं करा जा सकता। इसका मतलब कैपिटल नेचर के जो रिजर्व्स नॉट रियलाइज्ड इन कैश हैं, उस नॉट रियलाइज्ड इन कैश उसका भी इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं, अभी तुमने लिखना नहीं है, पहले तो मेरे पास सब चीज लिखूंगा। रेवेन्यू नेचर के रिजर्व जैसे कि जनरल रिजर्व होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं, करेक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इंश्योरेंस फंड है, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड है, ये सब जो है रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से। उसके अलावा कैपिटल नेचर रिजर्व सीएनआर, कैपिटल नेचर के रिजर्व्स में जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम है, कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, जैसे कि शेयर फॉरफिटेड बैलेंस है, ये सब कैपिटल नेचर के रिजर्व्स हैं, शेयर फॉरफिटेड बैलेंस, करेक्ट। उसके अलावा मैंने बताया कि स्टैच्यूटरी रिजर्व, स्टैच्यूटरी नाम से ही पता लग रहा है ये वो रिजर्व है जो कानूनी दबाव के तहत या लॉ के तहत हमें बनाने ही पड़ते हैं। स्टैच्यूटरी रिजर्व्स जैसे कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, करेक्ट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, जैसे डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व अकाउंट, ये सब स्टैच्यूटरी नेचर के रिजर्व से, उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। फिर मैंने बताया था स्पेसिफिक रिजर्व, इसका भी इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। स्पेसिफिक रिजर्व्स जो होते हैं, नाम से पता लग रहा है स्पेसिफिक, वो पर्टिकुलरली किसी ना किसी चीज के अगेंस्ट बनते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व्स को हम प्रोविजंस भी कहते हैं, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये डेटर्स के अगेंस्ट बनता है। ऐसी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किसी न किसी एसेट के लिए बनता है। ऐसी प्रोविजन फॉर डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ना हो जाए उससे निपटने के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं, जिसको तुम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी कहते हो। तो ये सब स्पेसिफिक नेचर के रिजर्व है, इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। अच्छी चीज यह है कि स्टैच्यूटरी और स्पेसिफिक नेचर के रिजर्व्स के बारे में सिर्फ पता होना चाहिए कि ये आइटम स्पेसिफिक रिजर्व है या स्टैच्यूटरी रिजर्व है, उसको हमने टच भी नहीं करना है। अब कहानी सिमट के आ जाती है रेवेन्यू नेचर के रिजर्व और कैपिटल नेचर के रिजर्व। कैपिटल नेचर के रिजर्व मैंने कहा रियलाइज्ड इन कैश भी हो सकते हैं और नॉट रियलाइज्ड इन कैश भी हो सकते हैं। अब ये रियलाइज्ड इन कैश एंड नॉट रियलाइज्ड इन कैश का भी क्या मतलब है, पहले मैं ये भी क्लियर कर दूं इससे पहले कि मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूं। ध्यान से सुने, कैपिटल नेचर रिजर्व्स नॉट रियलाइज्ड इन कैश का क्या मतलब है, नॉट रियलाइज्ड इन कैश का क्या मतलब है, पहले हम ये समझें। मान लेते हैं मेरे कैपिटल रिजर्व में, बैलेंस शीट में, कैपिटल रिजर्व में बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल रिजर्व में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए का अमाउंट दे देता हूं। कोई कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट है, उसके कैपिटल रिजर्व में बैलेंस 10 लाख नजर आ रहा है, और नीचे मैं तुम्हें यह इंफॉर्मेशन देता हूं कि कैपिटल रिजर्व includes rupees 3 lakhs on account of
ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है पहले तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लिख लो, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जब बढ़ेगी तो लैंड एंड बिल्डिंग को हम डेबिट करेंगे। टू रीवैल्यूएशन नहीं लिखेंगे उसको, वैसे हम लिखते हैं टू एसेट्स रीवैल्यूएशन रिजर्व, या सिंपली हम कैपिटल रिजर्व लिख देते हैं। तुमने देखा लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 3 लाख से बढ़ गई। 3 लाख से बढ़ी, ये हमें फायदा तो है, नो डाउट अबाउट दैट, ये हमें फायदा है। तो कैपिटल रिजर्व जो 10 लाख का नजर आ रहा है वो कह रहा है इस 10 लाख में 3 लाख रुपीस जो हैं वो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है। तो ये जो कैपिटल रिजर्व 10 लाख का है इसमें से 3 लाख नॉट रियलाइज्ड इन कैश माना जाएगा, क्योंकि ये रिजर्व बढ़ तो रहा है लेकिन इसके अगेंस्ट कोई कैश थोड़ी आया हमारे पास। ये फायदा तो हुआ लेकिन इसके अगेंस्ट कोई कैश नहीं आया ना, तो इसलिए इसको नॉट रियलाइज्ड इन कैश कहा जाता है। समझ में आया नॉट रियलाइज्ड इन कैश का क्या मतलब है? अब जो बैलेंस 7 लाख बच गया वो 7 लाख तो मान के चलोगे कि रियलाइज्ड इन कैश है। इज इट क्लियर टू यू? एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, इस कंपनी ने एक मशीनरी खरीदी। क्या खरीदी? मशीनरी खरीदी। कोई कंपनी है उसने मशीनरी खरीदी, मान लेते हैं 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए की हमने मशीनरी खरीदी, किसी जिससे हमने खरीदी सप्लायर से खरीदी। चलो, अब सप्लायर से मैंने मशीनरी खरीदी, मैंने मतलब कंपनी ने, तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। बिकॉज हमने 10 लाख की खरीदी है तो 10 लाख से ये एंट्री होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमने सप्लायर को कहा कि भाई हम कंपनी है, हम तुम्हें कैश नहीं देंगे, हम तुम्हें शेयर्स देंगे। अब सप्लायर को मैंने देने कितने हैं? 10 लाख रुपए देने हैं, 10 लाख देने हैं। सप्लायर को मैंने कहा, मेरी कंपनी ने कहा, या मैं जब भी बोलूं मैं तो इसका मतलब कंपनी, सप्लायर को हमने 10 लाख देने थे तो हमारी कंपनी ने सप्लायर को कहा कि हम तुम्हें शेयर देंगे, शेयर कैपिटल देंगे 8 लाख की, क्योंकि हम तुम्हें शेयर इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर, सिक्योरिटी प्रीमियम। समझने की कोशिश करो। हमारी कंपनी ने कहा कि हम तुम्हारी 10 लाख की पेमेंट सेटल कर रहे हैं 8 लाख के शेयर 2 लाख के प्रीमियम पर। दे तो हम तुम्हें 10 लाख ही रहे हैं लेकिन हम 8 लाख के शेयर इशू कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में हमारी गुडविल बहुत स्ट्रांग है, और 2 लाख रुपए मान के चल लो कि ये शेयर हमने आपको प्रीमियम पर दिए। अब इस केस में ध्यान से सुनिए, बैलेंस शीट के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट बैलेंस है। ये बैलेंस कहां आएगा? लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। किसी भी अकाउंट में जब क्रेडिट बैलेंस बचता है तो लायबिलिटी में आता है। अब लायबिलिटी में जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम नजर आ रहा है तो ये नॉट रियलाइज्ड इन कैश है, क्योंकि तुमने देखा कि यहां सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट कोई कैश नहीं आ रहा। तो तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि कैपिटल नेचर के रिजर्व्स नॉट रियलाइज्ड इन कैश का क्या मतलब है। अब मैं तुम्हें रियलाइज्ड इन कैश का मीनिंग क्लियर कर देता हूं तो तब बिल्कुल ही क्लियर आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब यहां ध्यान दें, मान लेते हैं कोई कंपनी है, उसने 10,000 शेयर इश्यू करे, 100 रुपए वाले शेयर, करेक्ट, और उन्होंने ये शेयर 10 रुपए, 100 रुपए वाले शेयर 10 रुपए प्रीमियम पर इशू करे, यानी कि 110 के हिसाब से इशू करे। बताओ जरा हमारी एंट्री क्या होगी? अगर मैं मार्केट में 10,000 शेयर इशू करूं 100 रुपए वाले शेयर 110 के हिसाब से, तो 10,000 शेयर इंटू 110 के हिसाब से तो मुझे पैसा मिलेगा। शेयर कैपिटल 10 लाख और ये सिक्योरिटी प्रीमियम जो है 1 लाख, यानी कि जो मुझे 11 लाख मिल रहे हैं। ये बेसिकली 2 एंट्री हो रही है, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल 10 लाख 10 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख 1 लाख, इजंट इट? इसका मतलब अब की बार जो बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख नजर आ रहा है, ये क्या है? रियलाइज्ड इन कैश है, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है इसके अगेंस्ट कैश आ रहा है। तो अब तुम्हें कहानी अच्छी तरह से पता लग जानी चाहिए। लास्ट में एक बार मैं रिकैप कर दूं जो मैंने अभी तक करा। मैंने अभी ये बताया कि जब पहले तो बोनस इश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो फुल्ली पेड को और एक पार्टली पेड ऑफ शेयर को करने के लिए। पार्टली पेड ऑफ शेयर का सिंपल सा रूल है, क्योंकि
पार्टी पेड अप शेयर को इश्यू करने के लिए, बोनस इश्यू करने के लिए हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स इस्तेमाल करते हैं, और रेवेन्यू नेचर के रिजर्व हमेशा ही रियलाइज्ड इन कैश होते हैं, इसलिए उनकी तो चिंता की कोई बात ही नहीं। अब जो बचे फुल्ली पेड शेयर को, तो फुल्ली पेड शेयर को जो बोनस इश्यू हो सकता है वो रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से भी हो सकता है और कैपिटल नेचर के रिजर्व से भी हो सकता है। लेकिन कैपिटल नेचर के जो रिजर्व्स हैं, कंडीशन ये है कि वो रियलाइज्ड इन कैश होने चाहिए, रियलाइज्ड इन कैश होने चाहिए, तब तुम उनका इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी चीज, जब हम फुल्ली पेड शेयर्स को बोनस इश्यू करेंगे तो हमें रिजर्व्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अब कहानी ये बनती है कि फुल्ली पेड को जब बोनस इश्यू करा जाता है तो वो दोनों से पॉसिबल है, रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से भी, कैपिटल नेचर के रिजर्व से भी। तो आप किसको पहले प्राथमिकता देंगे, किसको पहले प्रेफर करेंगे? तो कैपिटल नेचर के रिजर्व्स को पहले इस्तेमाल करने की कोशिश करना और उसके बाद तुम फिर रेवेन्यू नेचर के रिजर्व इस्तेमाल करना। अब ये फुल फ्लेड्ज रूल है। और अब तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि हम स्टैट्यूटरी नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्पेसिफिक नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ऐसे कैपिटल नेचर के रिजर्व्स जो नॉट रियलाइज्ड इन कैश हैं उनका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते बोनस इश्यू के लिए। This is what you have to study under this particular chapter. Is it clear to you? तो ये जो 5-6 पेज में मैंने करा काम, ये तो था आपका रफ वर्क। अब हम आ जाते हैं सीधा आपके मेन वर्क पर। और फटाफट ये आपके नोट्स वगैरह हैं, इसको मैं अभी किनारे रख देता हूं, इसकी अभी जरूरत नहीं है, जो जरूरत होगी तो ले लेंगे। लीजिए जी, फटाफट अब आप अपना पेन पेंसिल जो भी हैं, रजिस्टर वगैरह निकाल लो और लिखना शुरू कर दो। बोनस इश्यू तो अब मुझे लिखाते लिखाते तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगा, इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि पहले हम आपको समझा दें। बोनस इश्यू, अब जो भी चीज हमने बोली वो हम कोशिश करेंगे कि सारी की सारी लिखें। बोनस इश्यू, क्या मतलब बताया मैंने बोनस इश्यू का थोड़ी देर पहले? क्या होता है बोनस इश्यू? अभी तो बताया कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स प्रदान करना, उसके लिए शेयर होल्डर्स को पे नहीं करना पड़ता। करेक्ट? तो बोनस इश्यू के बारे में आप लिखो, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स कॉमा बाय एन एंटिटी या बाय अ कंपनी, इश्यू ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी among its existing shareholders free of cost, फ्री में हम उनको ये शेयर दे रहे हैं, is called as या is known as bonus issue। इसको हम बोनस इश्यू बोलते हैं, known as bonus issue। As such, when an entity, as such, when an entity, as such, when an entity makes a bonus issue, makes a bonus issue, comma, shareholders are not required to pay, are not required to pay for the same। तो इन शेयर्स के लिए शेयर होल्डर को पे नहीं करना पड़ता। करेक्ट? तो बोनस इश्यू फ्री में दिए जाते हैं। When bonus issue is made, when bonus issue, when bonus issue is made, comma, reserves of the company
reserves of the company decline while share capital increases. Share capital increases. एंट्री क्या बताया था मैंने? जब कोई कंपनी बोनस इशू करती है तो एंट्री क्या होगी? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. टू शेयर कैपिटल अकाउंट. तो तुम देख रहे हो कि रिजर्व्स कम हो रहे हैं और शेयर कैपिटल बढ़ रही है. बोनस इश्यू is also known as, also called as capitalization of profits. Capitalization of profits. क्यों कहते हैं? क्या बताया था मैंने? क्योंकि जो रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स का मतलब प्रॉफिट्स, वो कैपिटल का हिस्सा बन जाते हैं. बोनस इश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स एज रिजर्व्स become part of share capital. Bonus issue is also referred to as dividend in kind. Dividend in kind. बोनस इश्यू को हम डिविडेंड इन काइंड भी कहते हैं कि क्योंकि ये भी शेयर होल्डर्स के लिए एक तरीके से फायदा है. करेक्ट. फिर मैंने क्या बताया था? बोनस इश्यू is of two types. Bonus issue is of two types. बोनस इश्यू टू टाइप्स का होता है. एक तो बोनस टू फुल्ली पेड शेयर्स एंड बोनस टू पार्टली पेड अप शेयर्स. बोनस टू fully paid shares and bonus to make partly paid up shares as fully paid. Bonus to make partly paid up shares as fully paid. करेक्ट. अब जो मेन चीज है, जो मैं इस शीट को, चलो मैं इधर रख देता हूं, शीट नंबर 1. फिर मैंने तुम्हें बताया था कि बोनस जब हम फुल्ली पेड शेयर को करेंगे तो उसके लिए हम रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के रिजर्व्स इस्तेमाल कर सकते हैं. करेक्ट. एंटिटी can utilize revenue as well as capital nature reserves.
as well as capital nature reserves for the purpose of bonus issue to fully paid shares. Fully paid shares. However, capital nature reserves must be realized in cash. Capital nature reserve must be realized in cash. That is very important. Must be realized in cash. कैपिटल नेचर रिजर्व्स जो हैं वो रियलाइज्ड इन कैश होने चाहिए, करेक्ट, तभी हम इस्तेमाल कर पाएंगे. रेवेन्यू नेचर रिजर्व्स. of revenue nature reserves RNR, जैसे कि जनरल रिजर्व, ऑफ कोर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है. रिजर्व फंड ये भी बताने की जरूरत नहीं है. इंश्योरेंस फंड, कोई भी ऐसा रिजर्व जो प्रॉफिट के थ्रू निकलता हो. इंश्योरेंस फंड, इंश्योरेंस फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये सब रेवेन्यू नेचर के रिजर्व है. डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड लिख लो. डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, सिंकिंग फंड या डिवेंचर रिडम्पशन फंड एक ही बात है. सिंकिंग फंड या डिवेंचर रिडम्पशन फंड ये भी रेवेन्यू नेचर का है. तो रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कैपिटल नेचर रिजर्व्स, कैपिटल नेचर रिजर्व्स. अब जो कैपिटल नेचर के रिजर्व्स होते हैं CNR, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व जो तुम एंट्री लिखा करते थे ना 11th-12th में, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ऐसे. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व वो रिजर्व होता है जो सिर्फ लॉजिकली लिक्विडेशन के टाइम पर यूज हो सकता है वैसे, और बोनस इश्यू के लिए यूज हो सकता है. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, शेयर फोरफिटेड बैलेंस, शेयर फोरफिटेड बैलेंस, ये सब जो है कैपिटल नेचर के रिजर्व्स है. इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा तो फुल्ली पेड का जहां तक सवाल है वो तुम रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर के रिजर्व से ही इस्तेमाल कर सकते हो. मैं बार बार यहां पर लिख रहा हूं, कैपिटल नेचर रिजर्व मस्ट बी रियलाइज्ड इन कैश. CNR मस्ट बी रियलाइज्ड इन कैश, ताकि तुम्हें ये चीज हमेशा याद रहे.
तुम तभी उसका इस्तेमाल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। करेक्ट। फिर आगे लिखो, bonus to make bonus to make partly paid up shares, partly paid up shares as fully paid, bonus to make partly paid up shares as fully paid, in this case, only revenue nature reserves can be utilized. Only revenue nature reserves, revenue nature reserves can be utilized. यानी कि जब बोनस हम पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड करने के लिए करेंगे तो उस केस में मैं कैपिटल नेचर के रिजर्व इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ही कर सकता। शीट नंबर 2, फिर लिखे, फॉलोइंग रिजर्व्स cannot be utilized for the purpose of bonus issue. अब बोनस इश्यू के लिए आप इन रिजर्व्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कौन कौन से रिजर्व्स मैंने बताया था, एक तो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, करेक्ट, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स वो रिजर्व्स होते हैं जो कानूनी दबाव के तहत या लॉ के दबाव के तहत बनाने पड़ते हैं। जनरली ये उन एंटिटीज को बनाने पड़ते हैं जो नोटिफाइड जोन्स में, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, फ्री ट्रेड जोन है, करेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्क है, सॉफ्टवेयर पार्क है, इसमें ऑपरेट करती हैं। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स में जैसे कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व्स, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, वैसे डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व एक ही चीज है, लेकिन कभी अलग से लिखा आ गया तो तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व अकाउंट, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व अकाउंट। उसके अलावा स्पेसिफिक रिजर्व्स, स्पेसिफिक रिजर्व्स, अब स्पेसिफिक रिजर्व से, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, दरअसल स्पेसिफिक रिजर्व कोई नई चीज नहीं है, ये प्रोविजन ही है। स्पेसिफिक प्रोविजन है, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स, करेक्ट, जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जैसे कि
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और वैसे मैं लिख दूं यहां पर such capital nature reserves, such capital nature reserves that haven't realized, that have not realized in cash. तो ऐसे कैपिटल नेचर के रिजर्व जो नॉट रियलाइज्ड इन कैश हैं उनका भी इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, नॉट रियलाइज्ड इन कैश। ये कुछ चीजें अब तुम्हें बहुत अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तो ये प्रोविजंस को देखने के बाद अब इसकी नेक्स्ट सेशन में हम जारी इसको रखेंगे और फिर क्वेश्चन करके अब देखेंगे, कुछ डेमोस देखेंगे। और ये बेहद आसान चैप्टर है, जैसे कि मैंने कहा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस शुरुआती प्रोविजंस का तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में फिर इसको अभी हम आगे जारी रखते हैं, या ऐसा करते हैं 5 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो वेलकम अगेन। तो ये हमने थोड़ा सा जो सेशन लिया था और जिस रफ में जो मैंने आपको समझाया था वो मैंने अब फेयरली लिख दिया है। ठीक है, आप जरा समझने की कोशिश करते हैं इसकी अकाउंटिंग फॉर बोनस इश्यू। तो अकाउंटिंग फॉर बोनस इश्यू को समझने के लिए आप क्या करें, चलो इस शीट को मैं किनारे रख देता हूं, अगली शीट लेता हूं, शीट नंबर 4। मैंने एक डिमॉन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम लिखा, ठीक है, डेमो प्रॉब्लम, डिमॉन्स्ट्रेशन, डेमो 1। वैसे इसका टाइटल भी आप लिख लो, बोनस टू फुल्ली पेड शेयर, बोनस टू फुल्ली पेड शेयर, बोनस टू फुल्ली पेड शेयर। लिखें बैलेंस शीट balance sheet of TXM Limited as at 31st of 3, 2022 is as follows। मान लेते हैं कोई कंपनी है और उसकी बैलेंस शीट आपको दी हुई है। बैलेंस शीट में आपको क्या दिया हुआ है, पहले तो लिखें इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब लायबिलिटी साइड का नाम जो है इक्विटी एंड लायबिलिटी हो गया। सभी को मालूम है जो कंपनीज होती हैं वो अपनी बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाती हैं, जो तुम फाइनल अकाउंट्स में पढ़ोगे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर भी मैंने लिखा 1, पहले तो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर भी हमने लिखा ए, शेयर कैपिटल। तो ये जो कंपनी है इसकी जो शेयर कैपिटल है, मान लेते हैं 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। करेक्ट। ये जो कंपनी है इसके 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 50 लाख अमाउंट आपने लिख दिया, 50 lakhs। उसके अलावा मैंने लिखा रिजर्व्स एंड सरप्लस। इस कंपनी के कुछ रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर मैंने लिखा लेट अस से जनरल रिजर्व,
जनरल रिजर्व, मान लेते हैं जनरल रिजर्व 10 लाख के, कितने के हैं? 10 लैक्स। जनरल रिजर्व के बाद मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस भी मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए 10 लाख के। उसके बाद मैंने लिखा इंश्योरेंस फंड, इंश्योरेंस फंड, और इंश्योरेंस फंड ये भी रेवेन्यू नेचर का आइटम है, ये तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, 1 लाख। उसके बाद मैंने लिखा डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड मान लेते हैं 4 लाख का है। उसके बाद मैंने लिखा सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल नेचर का रिजर्व है, करेक्ट। सिक्योरिटी प्रीमियम में मान लेते हैं 10 लाख रुपए। उसके बाद मैंने लिखा कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व में मान लेते हैं 5 लाख रुपए का बैलेंस है। कैपिटल रिजर्व के अलावा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में मान लेते हैं 10 लाख है। कितना हो गया भाई टोटल? 10, 20, 30, 40 तो यही हो गए, 1, 2, 3, 4, 40 तो ये हो गए, और उसके बाद 5 और 10, 50 ये हो गए। टोटल 100 लाख अभी तक आ रहा है। सेकंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, एनसीएल, मान लेते हैं इस कंपनी की नॉन करेंट लायबिलिटीज जो हैं वो 70 लाख की है, करेक्ट। और करंट लायबिलिटीज इस कंपनी की, करंट लायबिलिटी 30 लाख की। तो मेरे ख्याल से टोटल ये 200 लाख आ रहा है, और नहीं भी आ रहा तो घबराने की कोई बात नहीं है। पॉइंट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। उसके बाद बैलेंस शीट, जो कि आजकल मैंने कहा वर्टिकल फॉर्मेट्स में बनती है। एसेट साइड अब आपको गिवन है। एसेट साइड के अंदर 1, नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स आपको गिवन है। नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स के अंदर भी ए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई, जो कि तुम फिक्स्ड एसेट जिनको कहते थे, मान लेते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है 150 लाख की है, करेक्ट। उसके अलावा करंट एसेट्स हैं, और करंट एसेट सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं 50 लाख की। तो आजकल इक्विटी एंड लायबिलिटी तुम्हारे लेवल पे 3 मेन हेड होते हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड के भी 2 हेड होते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ये मैंने तुम्हें बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया, ठीक है। अब इस फॉर्मेट को नोट करने के बाद मैंने तुम्हें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। क्या दी? कि ऑन दिस डेट, on this date, on this date, directors decided to make a bonus issue, to make a bonus issue in the ratio of, in the ratio of 3:5। तो डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा कि हम हर 5 को 3 शेयर फ्री में देंगे, हर 5 को 3 शेयर फ्री में देंगे। also given that capital reserve, also given that capital reserve includes
₹3 lakhs on account of revaluation of property, plant and equipment. B. Security premium balance. Security premium balance includes ₹3 lakhs against shares issued to vendors का मतलब suppliers, vendors for purchase of machinery. तो ये अब क्वेश्चन है, अब इसकी अकाउंटिंग मुझे करनी, करेक्ट। सबसे पहले तो आपको अब ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है बोनस टू फुल्ली पेड शेयर्स को है या बोनस टू पार्टली पेड ऑफ शेयर्स। ये कैसे देखेंगे? बैलेंस शीट में क्या लिखा हुआ है? 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 100 रुपए का शेयर है, तो ये फुल्ली पेड है, करेक्ट। वैसे भी कभी भी क्वेश्चन में अगर नीचे लिखा हो 1:5, 3:5, 2:5, 1:4, तो आप समझ जाना कि ये फुल्ली पेड शेयर को ही इस तरीके से बोनस हो सकता है जो फ्रैक्शंस दी होगी, नंबर 1। अब हमें यह भी मालूम है कि जब बोनस फुल्ली पेड शेयर को होता है तो उसके लिए हम रेवेन्यू नेचर के रिजर्व और कैपिटल नेचर के रिजर्व इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तुम्हें इतना तो समझ में आ गया होगा कि यहां से लेके यहां तक जो मैंने रिजर्व्स लिखे हैं ये क्या है? रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स हैं, इजंट इट और नॉट? ये रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स हैं, RNR। और जो ये नीचे के 3 रिजर्व्स मैंने लिखे हैं बैलेंस शीट में, ये मैंने कैपिटल नेचर के रिजर्व्स लिखे हैं। इसका मतलब मैं रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स भी इस्तेमाल कर सकता हूं और कैपिटल नेचर के रिजर्व्स भी इस्तेमाल कर सकता हूं, नंबर 1। नंबर 2, अब मुझे एक क्वेश्चन में नीचे एक डायरेक्शन लिखी है कि जो कैपिटल रिजर्व है उसके अंदर 3 लाख रुपए जो हैं वो इंक्लूड है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू 3 लाख से बढ़ गई। तो अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि जब मेरे किसी एसेट की वैल्यू बड़ी होगी तो मैंने लिखा होगा उस वक्त एंट्री प्रॉपर्टी, प्लांट एंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो यहां हमें फायदा तो हो रहा है लेकिन उसके अगेंस्ट कोई कैश नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यह है कि जो कैपिटल रिजर्व तुम्हें 5 लाख का नजर आ रहा है उसमें से 3 लाख रुपए तुम यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉट रियलाइज्ड इन कैश है, क्योंकि ये ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है और 2 लाख रुपए का तुम कैपिटल रिजर्व इस्तेमाल कर सकते हो। बात समझ में आ गई? कैपिटल रिजर्व जो रियलाइज्ड इन कैश है वो 2 लाख माने जाएंगे, क्योंकि जो 3 लाख है हमें पता लग गया कि वो नॉट रियलाइज्ड इन कैश है। हाँ, अगर कैपिटल रिजर्व के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं होती, किसी भी कैपिटल नेचर के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नीचे नहीं दी होगी तो तुम ये मान के चलोगे वो रियलाइज्ड इन कैश है। अब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो ये मैं पूरा का पूरा यूज कर सकता हूं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के बारे में नीचे कुछ नहीं लिखा है तो मैं मान के चलूंगा कि ये रियलाइज्ड इन कैश है। उसके अलावा ऐसी सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में भी लिखा है। वो कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जो 10 लाख रुपए नजर आ रहे हैं उसमें से 3 लाख रुपए उन शेयर्स के खिलाफ हैं जो कि हमने वेंडर्स को इशू करे थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया जब सप्लायर से जिससे हमने कोई एसेट वगैरह खरीदा था हमने उसको कुछ शेयर प्रीमियम पे दिए होंगे, लेकिन उन शेयर पे जो प्रीमियम आता है उसके अगेंस्ट कोई कैश नहीं आता है। तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम जो 10 लाख का नजर आ रहा है उस 10 लाख में से 3 लाख रुपए मैं यूटिलाइज नहीं कर सकता, लेकिन मैं 7 लाख रुपीस इस्तेमाल कर सकता हूं। इसका यह मतलब हो गया। तो तुम्हें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कैपिटल नेचर के रिजर्व में कहीं कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं गिवन है। अगर इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसको देखना पड़ेगा
चेक करना पड़ेगा कि नॉट रियलाइज्ड इन कैश तो नहीं है। अगर नॉट रियलाइज्ड इन कैश है तो वो पोर्शन तुम इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन क्या होगा, पहले तो सॉल्यूशन स्टेप नंबर 1। अब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। सबसे पहले स्टेप में मैंने क्या करा, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले स्टेप में मैंने लिखा कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। कंपनी कितने शेयर्स फ्री में देगी, करेक्ट। इसके लिए सबसे पहले तुमने नंबर ऑफ शेयर्स लिखा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। जनरली बोनस शेयर सिर्फ इक्विटी शेयर्स को ही होते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बैलेंस शीट में देख के बताओ कितने हैं, सिर्फ 50,000 है। तो 50,000 तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं। फिर तुम बोनस रेशियो देखो, तुम्हारा बोनस रेशियो क्या है। उसने दिया हुआ है कि हर 5 को 3 शेयर हम फ्री में देंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे, हर 5 को 3 शेयर फ्री में देंगे। अगर तुम इस कंपनी के शेयर होल्डर हो, तुम्हारे पास 5 शेयर पहले से ही हैं, तो ये कंपनी तुम्हें 3 शेयर फ्री में दे रही है। अब मैं बोनस शेयर्स कंप्यूट कर सकता हूं कि कंपनी को टोटल बोनस शेयर्स कितने देने पड़ेंगे, यानी कि टोटल फ्री में कितने इक्विटी शेयर देने पड़ेंगे। तो उसको तुम्हें करना कुछ नहीं है। अभी अभी मैंने कहा हर 5 को 3 शेयर हम दे रहे हैं। अगर टोटल 5 शेयर हैं तो उसके लिए 3 शेयर बोनस के हम दे रहे हैं। और टोटल अगर 50,000 शेयर्स हैं तो मैं बोनस शेयर्स कितने दूंगा, 50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। तो मुझे पता लग गया कि मैं 30,000 शेयर्स इश्यू करूंगा। कंपनी को 30,000 शेयर बोनस के रूप में देने पड़ेंगे, यानी कि फ्री में 30,000 शेयर इनटू फेस वैल्यू। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू पर शेयर, एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए की है। तो इनटू 100 से तुम मल्टीप्लाइड करोगे। ये जो आ गया ये क्या बता रहा है, 30 लाख रुपए, यानी कि 30 लाख वर्थ के शेयर तुम इश्यू कर रहे हो। लेकिन अगर तुम 30 लाख के शेयर बोनस के रूप में दे रहे हो तो क्या तुम्हारे पास 30 लाख का कैश आएगा, नहीं। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स करना पड़ेगा। सेकंड, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। अब यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स जब मैं करूंगा तो मैं रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर के रिजर्व, बशर्ते वो रियलाइज्ड इन कैश हो, उनका मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि ये फुल्ली पेड शेयर को बोनस इश्यू हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें यह भी कहा, जब मैं फुल्ली पेड शेयर को बोनस इश्यू करूंगा और मैं रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के रिजर्व इस्तेमाल कर सकता हूं, तो कोशिश मेरी ये रहनी चाहिए कि पहले मैं कैपिटल नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल करूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मेरी कोशिश होनी चाहिए कि पहले मैं कैपिटल नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल करूं। जैसे कि मैं कहना क्या चाहता हूं, टोटल मुझे 30 लाख के रिजर्व्स चाहिए। सबसे पहले मेरी कोशिश है कि मैं कैपिटल नेचर के रिजर्व्स, और अगर तुम थोड़ा इस तरह कर सको तो और भी मजा आ जाए। कोशिश ये करना कि सिक्योरिटी प्रीमियम को पहले इस्तेमाल करना। अगर कैपिटल नेचर के रिजर्व्स तुम इस्तेमाल कर रहे हो, करेक्ट, तो कोशिश तुम्हारी ये रहनी चाहिए सिक्योरिटी प्रीमियम को पहले तुम इस्तेमाल करो, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इनके बहुत लिमिटेड यूज होते हैं, तो जहां मौका मिले इनको यूज कर लेना चाहिए। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में तुम्हारा बैलेंस तो 10 लाख का था, बैलेंस तो 10 लाख का था, लेकिन 3 लाख जो है वो मैं यूटिलाइज नहीं कर सकता क्योंकि वो नॉट रियलाइज्ड इन कैश है। तो मैं 7 लाख इस्तेमाल कर सकता हूं। तो 7 लाख रुपीस मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से लूंगा बोनस इशू के लिए, क्योंकि इतना मैं ले सकता हूं। कोशिश रहनी चाहिए दूसरे नंबर पे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का इस्तेमाल करो। करेक्ट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 10 लाख रुपए हैं, तुम पूरे इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे वो रियलाइज्ड इन कैश है। तो 17 लाख रुपए तो हो गए। अब मैंने देखा कैपिटल रिजर्व भी है, ये भी कैपिटल नेचर का बैलेंस है। कैपिटल रिजर्व में तुम देख रहे हो 5 लाख रुपए का बैलेंस है, लेकिन 5 में से 3 लाख रुपए तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। तो 2 लाख रुपए तुम इस्तेमाल कर सकते हो,
तो 2 लाख रुपए तुमने ये भी इस्तेमाल कर लिए। तो कैपिटल नेचर के जितने भी रिजर्व्स तुम इस्तेमाल कर सकते थे तुमने पहले तो कर लिए। अब टोटल कितना हो गया? 19 लाख हो गया। अभी भी मुझे 11 लाख रुपए और चाहिए। अब 11 लाख रुपए मुझे और चाहिए तो मैं वो किसी भी रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से ले सकता हूं। मैं किसी भी रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से ले सकता हूं। जैसे कि जनरल रिजर्व में 10 लाख रुपए हैं तो मैंने जनरल रिजर्व से 10 लाख ले लिए। जनरल रिजर्व से मैंने 10 लाख ले लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी 10 लाख हैं, लेकिन मुझे अब सिर्फ 1 लाख की और जरूरत है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैंने 1 लाख ले लिए। रेवेन्यू रिजर्व्स के अंदर आप किसी को भी पहले ले सकते हो। रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स में कोई भी ऐसी प्राथमिकता का ऑर्डर नहीं है। तो अब ये टोटल 30 लाख हो गया। करेक्ट। 17, 19 प्लस 10, 29 प्लस 1, 30 लाख। तो इस तरह तुमने 30 लाख के रिजर्व इस्तेमाल कर लिए। रिजर्व्स को इस्तेमाल करने के बाद बस तुम्हें कुछ नहीं करना, एक एंट्री पास करनी है। एंट्री तुम्हारी क्या होगी? स्टेप नंबर 3, एंट्री। एंट्री तुम्हारी होगी और उसकी नरेशन वैसे होगी, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स फॉर बोनस इश्यू। बोनस इश्यू के लिए तुमने जो जो रिजर्व्स इस्तेमाल करे, तो जो जो रिजर्व इस्तेमाल करे जिस ऑर्डर में करे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम से तुमने 7 लाख रुपीस लिए जो अभी अभी मैंने तुम्हें बताया। उसके बाद तुमने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से कितना लिया? डेट इज 10 लाख। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 10 लाख तुमने लिख दिया। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के बाद तुमने कैपिटल रिजर्व से 2 लाख रुपए लिए, 2 लाख। हम इनको डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम इनको यूटिलाइज करेंगे तो ये रिजर्व्स कम हो जाएंगे। उसके बाद जनरल रिजर्व से तुमने पैसा लिया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व से आपने 10 लाख रुपए लिए तो 10 लाख। और तुमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 1 लाख रुपए लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया? 30 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में तुम बोनस लिख दो, टोटल 30 लाख। तो इस तरह से तुम्हें ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। तुमने देखा इस एंट्री के करने से रिजर्व्स कम हो गए और तुम्हारी शेयर कैपिटल बढ़ गई। उसके बाद मैं वैसे ही पूछ रहा हूं तुमसे, अगर मैं तुमसे कहूं कि पोस्ट बोनस इश्यू बैलेंस शीट क्या होगी? पोस्ट बोनस इश्यू, बोनस इश्यू के बाद की बैलेंस शीट, पोस्ट बोनस इश्यू बैलेंस शीट। वैसे ही मैंने पूछ लिया आपसे, बताओ जरा पोस्ट बोनस इश्यू, बोनस इश्यू के बाद। इक्विटी एंड लायबिलिटी पहले तो आप लिखें हेडिंग, और फिर क्या लिखेंगे? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर लिखेंगे ए शेयर कैपिटल। अब तुम्हारी जो शेयर कैपिटल थी, तुम्हारे ओरिजिनल बैलेंस शीट को देखो, ये जो तुमने बैलेंस शीट बनाई है, ओरिजिनल बैलेंस शीट जो दी हुई है, 50,000 इक्विटी शेयर हैं 50 लाख के। तो इक्विटी शेयर कैपिटल तुम्हारी 50 लाख की थी और तुमने देखा एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख से क्रेडिट हो गई। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी तो इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जब मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा अब 80 लाख लिखूंगा। कितना लिखूंगा? 80 लाख। करेक्ट। बात समझ में आ गई? यानी कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल 80 लाख है, उस 80 लाख में 30 लाख शेयर हमने बोनस के रूप में इश्यू करे हुए हैं। मैंने ऐसे ही लिख दिया 30 लाख शेयर्स, 30 लाख शेयर्स, सॉरी, रुपीज 30 लाख
शेयर कैपिटल इज ऑन अकाउंट ऑफ बोनस इशू। अगर ऐसे लिख सकते हो तो और भी मजा आ जाए। यानी कि जो 80 लाख की शेयर कैपिटल है उसमें से 30 लाख बोनस की वजह से हुई है, इसका मतलब इतनी कैपिटल के खिलाफ हमारे पास कोई कैश नहीं आया। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस पे आते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस आर ऑब्लिक एस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर तुम्हारी पुरानी बैलेंस शीट को देखो, पहला आइटम जनरल रिजर्व है। अब जनरल रिजर्व 10 लाख रुपए थे, लेकिन तुमने 10 के 10 लाख यूटिलाइज कर लिए ना, तो इसका मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट का बैलेंस अब जीरो हो गया। फिर दूसरा बैलेंस तुम्हारी ओरिजिनल बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का था। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10 लाख थे, 10 में से तुमने 1 लाख इस्तेमाल कर लिए, तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अब कितना बचा हुआ है? 9 लाख बचा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम इंश्योरेंस फंड है। इंश्योरेंस फंड तुमने यूटिलाइज ही नहीं करा, उसमें 1 लाख का बैलेंस था, अभी भी 1 लाख है। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड। अब डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड में 4 लाख थे, अभी भी 4 लाख हैं क्योंकि वो हमने यूटिलाइज नहीं करा। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम में 10 लाख थे, तुमने 7 लाख यूटिलाइज करे, तो इसका मतलब 3 लाख का बैलेंस है। तुम 3 लाख का बैलेंस यूटिलाइज नहीं कर पाए क्योंकि वो नॉट रियलाइज्ड इन कैश था। इसी तरह से कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में 5 लाख थे, तुमने 2 लाख तो यूटिलाइज करे हैं, तो इसका मतलब उसमें बैलेंस 3 लाख बचेगा। और ये 3 लाख का वो वाला बैलेंस है जो नॉट रियलाइज्ड इन कैश है। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 10 लाख थे, वो तुमने पूरे यूटिलाइज कर लिए। इसका मतलब बोनस इश्यू के बाद अब पोजीशन क्या है? 10, 14, 17 और 3, 20। तो तुमने देखा तुम्हारे रिजर्व्स जो हैं वो कम हो गए पहले से, लेकिन तुम्हारी कैपिटल बढ़ गई। उसके अलावा फिर फॉर्मेलिटी के लिए मैंने नॉन करंट लायबिलिटी लिखाई थी, उसमें कोई चेंज नहीं है, 70 लाख। और थर्ड करंट लायबिलिटी 30 lakhs, टोटल 200 lakhs। तो जो पोस्ट बोनस इश्यू बैलेंस शीट है उसकी लायबिलिटी साइड में ये हलचल मची। उसके बाद फिर एसेट साइड को अब हम देखेंगे। एसेट साइड, एसेट साइड में आपने क्या देखा? सबसे पहले तो नॉन करेंट एसेट, नॉन, ये अब लिखने की आदत तुम डालो इस तरीके से, नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हालांकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है 150 लाख की है, उसमें किसी तरीके का चेंज नहीं है। और उसके बाद सेकंड करंट एसेट, उसमें 50 लाख थे, किसी तरीके का चेंज नहीं है, तो टोटल 200 लैक्स। तुम्हें बेसिकली एंट्रीज पूछी जाती हैं, बैलेंस शीट जनरली नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो ये तो मैंने केस लिया और इस केस से तकरीबन मैंने वो सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करी जो थोड़ी देर पहले हमने लिखी थी, करेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन नंबर 4 को करने के बाद, सॉरी डिमॉन्स्ट्रेशन 1 को करने के बाद अब जरा हम करते हैं, एक सेकंड के लिए, ये मैं शीट नंबर इसलिए लिख लेता हूं क्योंकि बाद में कभी जरूरत पड़े तो प्रॉब्लम ना हो। चलो इन शीट्स को इधर कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम आती है बाद में। डेमो 2, डेमो 2, और ये है बोनस टू पार्टली पेड अप शेयर्स, बोनस टू पार्टली पेड अप शेयर्स। अगर बोनस पार्टी पेड अप शेयर्स को हो तो फिर क्या होगा?
तो इसमें आप पहले तो लिखें बैलेंस शीट ऑफ SQM Limited as at 31st 3 2023। तो बैलेंस शीट जो तुम्हें दी हुई है, इक्विटी एंड लायबिलिटी 1, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में भी ए शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के आगे मैंने लिखा 50,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 80 कॉल्ड अप। तो इसका मतलब अभी तक कंपनी ने केवल 80 रुपए बुलाए हैं, तो 40 लाख आउटर कॉलम में, करेक्ट। उसके बाद मैंने लिखा रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में मैंने लिखा जनरल रिजर्व 7 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड या रिजर्व जो भी लिखना है 1 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 10 लाख। उसके बाद मैंने लिखा नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी जैसे डिवेंचर्स वगैरह मान लेते हैं 10 लाख के हैं नॉन करंट लायबिलिटी, या लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह। और करंट लायबिलिटी चलो 5 lakhs। तो कितना हो गया टोटल? 40, 50, 60, 70, 75। उसके बाद एसेट साइड की तरफ आए, और एसेट में हमने लिखा नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका मतलब फिक्स्ड एसेट्स से होता है। इसमें टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों तरह के फिक्स्ड एसेट शामिल है। मान लेते हैं 50 lakhs। और करंट एसेट्स और करंट एसेट्स हैं 25 lakhs, तो टोटल 75 लाख। बात समझ में आ गई? अब नीचे क्या लिखा हुआ है? ऑन दिस डेट directors decided to make these shares
fully paid without making the shareholders to pay for the same. Without making the shareholders to pay for the same. तो इस लाइन का मतलब वही हो गया जो मैं समझाना चाहता हूं। डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि हम शेयर को फुल्ली पेड कर दें और शेयर होल्डर को उसके लिए पे ना करना पड़े। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड करने के लिए किया गया बोनस इश्यू है। तो जब इस तरह का बोनस इश्यू होता है तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, इसमें बहुत ही सिंपल, इसमें तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। बस आपको रूल याद होना चाहिए कि जब बोनस पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड करने के लिए करा जा रहा है, एक तो नीचे कोई फ्रैक्शन नहीं दी है और ऊपर शेयर जो है फुल्ली पेड नहीं है, तो इनको हम फुल्ली पेड कर रहे हैं कैसे, बोनस के थ्रू। लेकिन बोनस जब पार्टी पेड अप शेयर को करा जाता है तो हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर के रिजर्व इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पॉइंट तुम्हें अच्छी तरह से पता लगना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? तो अब इसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन। तो फर्स्ट स्टेप में बोनस अमाउंट, जैसे पिछली बार बोनस अमाउंट 30 लाख का था, बिकॉज 50,000 शेयर्स हैं और बचा हुआ अमाउंट 20 रुपए का है फुल्ली पेड करने के लिए, 80 रुपए तो कंपनी बुला चुकी है, तो इसका मतलब कुल 10 लाख रुपए का बोनस इश्यू करना पड़ रहा है। पहले तो यह समझ में आना चाहिए पार्टली पेड अप के केस में। तो 10 लाख रुपए हमें चाहिए, उसके लिए हमें यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। तो यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स तुम करोगे, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स जब मैं करूंगा अब की बार, तो ध्यान से देखें, मैं सिर्फ रेवेन्यू नेचर के रिजर्व इस्तेमाल कर सकता हूं, करेक्ट? यानी कि मैं जनरल रिजर्व से 7 लाख रुपए लूंगा, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 2 लाख लूंगा और डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड से मैं 1 लाख रुपए लूंगा। याद रखें, कंफ्यूजन में अपने आप को नहीं डालना है। ये बोनस पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप करने के लिए करा गया है, इसमें तुम कैपिटल नेचर के रिजर्व इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम को टच नहीं करेंगे। और अगर मैं तुमसे इसमें एंट्री पूछूं तो तुम्हारी एंट्री क्या होनी चाहिए? पहली एंट्री तुम्हारी होनी चाहिए कॉल मनी ड्यू। पहले तो कॉल मनी को तुम ड्यू करोगे, जैसे तुम हमेशा करते चले आए हो। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट 50,000 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से अभी अमाउंट ड्यू है 10 लाख। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, that is 10 lakhs, करेक्ट? उसके बाद फिर तुम लिखोगे यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स फॉर द पर्पज ऑफ बोनस इश्यू। नॉर्मली तुम एंट्री लिखते थे बैंक टू शेयर कॉल, अब बैंक की बजाय तुम लिख दोगे रिजर्व्स, जो रिजर्व्स तुमने इस्तेमाल करे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, तुमने जनरल रिजर्व से 7 लाख रुपए लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, उससे तुमने 2 लाख लिए। डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड अकाउंट डेबिट 1 लाख तुमने इससे ले लिए। और 2 शेयर कॉल अकाउंट, तुम डायरेक्ट एंट्री भी पास कर सकते हो, लेकिन पार्टली पेड में मेरी एडवाइस है कि तुम ये 2 एंट्री लिखा करो। इज इट क्लियर टू यू?
जनरली तुम्हें एंट्रीज तक ही करना होता है, लेकिन मैं वैसे ही पूछ रहा हूं तुमसे कि अगर इस केस में मैं तुमसे पूछूं बोनस इशू के बाद की पोजीशन क्या है, पोस्ट बोनस इशू, पोस्ट बोनस इशू, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में 1 शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ए शेयर कैपिटल। अब तुम्हारी जो शेयर कैपिटल है, पहले तुम्हारी बैलेंस शीट में 40 लाख रुपए की शेयर कैपिटल थी ओरिजिनल बैलेंस शीट में, और अभी अभी जब तुमने एंट्री करी ये दो, तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रही है 10 लाख से। तो टोटल शेयर कैपिटल अब 50 लाख की हो गई, करेक्ट। रिजर्व्स एंड सरप्लस, अब रिजर्व एंड सरप्लस में जो तुम्हारा जनरल रिजर्व था वो तो आएगा नहीं, जीरो हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं आएगा, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड भी नहीं आएगा, अब सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम तुम्हारा बच गया। सिक्योरिटी प्रीमियम में 10 लाख रुपए बच गए, 10 लाख। बाकी नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में 10 लाख है, और करंट लायबिलिटी उसमें 5 लाख है, 75 लाख। ये मैंने लायबिलिटी साइड बनाई, एसेट साइड बिल्कुल वही होगी, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो इस तरीके से आपको ये करना है, समझ में आ गया। तो बाकी इसको नेक्स्ट सेशन में अभी हम जारी रखेंगे। तो टिल देन इट्स बाय।